गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। कैसा रहा वीकेंड, ये है सवाल। वीकेंड वाज गुड। आई थिंक आपका तो कुछ एक्स्ट्रा हैपनिंग था चले उस पे नहीं जाते। जो आपने कहानी सुनाई है वो मैंने अभी नहीं सुनानी ना कहानी आपको। अच्छा, ओके। हाँ, वो नहीं सुनाऊंगा अभी आपको, लेकिन जो वीकेंड की बात हम कर रहे अच्छा, हैं, सोशल मीडिया के वीकेंड की आप सोशल बात मीडिया कर का रहे हैं। इट वाज रियली गुड हाँ, एंड हैपनिंग, बिल्कुल कलर्स, जी, फेस्टिविटी। कलर फेस्टिविटीज और क्या खूबसूरत हमने वहाँ पे अपेयरेंसेस देखी लोगों Yes, की। absolutely. तमाम लोग मरियम नवाज साहिबा बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली एक डिफरेंट रूप में आप जब देख रहे होते हैं, डिफरेंट रोल में आप देख रहे होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो आई थिंक ओवरऑल स्टाइलिंग उसकी बात थ्रू आउट हो रही है Absolutely, बहुत ज्यादा। She is trending जी। हाँ, she is trending माशाल्लाह। The way she carries herself generally भी, और स्पेशली अपने बेटे की शादी पे, जुनैद सफदर और शानज़ा की शादी, एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद। इट्स एन अमेजिंग, मैं कहूँगा कि इवेंट जो कि हमने सोशल मीडिया पे ज़ाहिर देखा, जो पिक्चर्स आ रही थी तमाम दिनों की, और कल जो वलीमे की अगर हम बात कर लें, उसमें जो लुक थी दुल्हा की भी, दुल्हन की भी, और सारी जो फैमिली है और जितने लोग वहाँ पे इनवाइटेड थे उन सब की, इट वाज सो कूल। और स्पेशली जो लाइलैक का एक वहाँ पे थीम था ना, दैट वाज अमेजिंग। सो बहुत सी बात बहुत से लोगों से मुतालिक ज़रा होती आई है। अच्छा, ये इसका ड्रेस, इसकी ज्वेलरी, बैग, उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा से मुतालिक मैं ज़रूर बात करूंगा। शी वाज लुकिंग फैंटास्टिक माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब लोग पूछ रहे हैं कि होता है ऐसा क्या किया, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे ख्याल होते रखा हैं है। ओवरऑल आप, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब आपका वेट गेन होता है तो आप अपनी एज से थोड़े ज्यादा लग रहे होते हैं। और हमने जब लोगों को देखा है कि अच्छा वेट लूज जब उन्होंने किया होता है तो वो एक बड़ी जबरदस्ती उनकी यंग यंग लुक आना शुरू हो जाती है ओवरऑल। बट शी वाज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मैटर्स। एब्सोल्युटली। और देखिए, हम अक्सर क्या बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जनरली खवातीन अपनी जो हेल्थ है उसको सबसे एंड पे रखती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नई एग्जांपल हमारे सामने आई है, हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से आई है फॉर श्योर, कि अपना ख्याल भी रखना है। ठीक है, फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, गवर्नमेंट है, बहुत सारे मामलात हैं, मीटिंग्स, बहुत सी और चीज़ें हैं, लेकिन अपनी हेल्थ भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमें अपनी तमाम खवातीन तक बात पहुंचाने की ज़रूरत है। सो नो डाउट जी, अमेजिंग। अच्छा, और दूसरा ये कि जब हम खूबसूरती की बात कर रहे थे ओवरऑल, तो उसमें भी हम देख रहे थे मरियम नवाज साहिबा की जो बहन है, बड़ी कम उनकी हम देख रहे होते हैं मीडिया अपीयरेंस होती है। तो जब उनकी भी एक पिक्चर सामने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको फर्स्ट टाइम देखा कि अच्छा हाँ ये भी अपने मतलब ये कैसी दिखती हैं एंड ऑल दैट। सो वो भी ज़ाहिर जबरदस्त लगी थी। मैं इसमें देख रही थी शमीला फारूकी साहिबा थी, उन्होंने कमेंट किया हुआ था एंड शी वाज लाइक कि जब मैं अपने बेटे की शादी हो तो मैं ऐसे दिखना चाहती हूँ। मरियम नवाज साहिबा के लुक के ऊपर बात करी बख्तावर साहब ने भी कमेंट किया। एब्सोल्युटली। एंड देन हार्ट था येलो, बिकॉज वो जो मेहंदी की येलो कलर की का ड्रेस था उसको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। सो आई थिंक खवातीन जो आपने बात है अपना ख्याल रखना शुरू हुई, और वहीं पर सबसे जबरदस्त बात मुझे ये लगी कि खवातीन को अप्रिशिएट भी करती है। देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे होते हैं, वो सब चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो चलती रहती हैं। बट देखिए, जब आपका कोई पर्सनल इवेंट होता है किसी का और आप किसी को पर्सनली एडमायर करते हैं, तो ये दिल बड़ा करने वाली बात होती है कि आप बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ें और बड़े अच्छे तरीके से ग्रेसफुली वहाँ पर आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ थी जो ओवरऑल हमने सोशल मीडिया पे देखी। बट एट द सेम टाइम मैं इन लोगों को भी एड्रेस करना चाहूँगी जो कि ट्रोल करते हैं, ख़वातीन के अपीयरेंसेस को ट्रोल करते हैं। थ्रू आउट हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे हमने बात करते हुए देखा बहुत सारे सहाफ़ियों को, लोगों को जो कि बात कर रहे थे कि किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। जी, इसने वो ऐसे रोल में है तो उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, अच्छा उसने फलानी सर्जरी करवाई। ये मैं जिक्र करूंगी इन बातों का, क्योंकि ये सारे कमेंट्स मर्द हजरात की तरफ से ज़्यादा आ रहे थे, खवातीन की तरफ से भी आ रहे थे। लेकिन मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पर मर्द भी तो बड़े डिफरेंट लग रहे थे, कुले रोज़ तो नहीं पहन के बैठे हुए होते। और अगर कोई शादी है तो उसमें आप फेस्टिव क्लोथिंग ही करेंगे ना। आप क्या करेंगे, आप घर के कपड़े तो नहीं पहन के चले जाएंगे, आपकी एक डिफरेंट लुक होगी। तो उसमें एक्सेप्ट करना क्यों हमारे लिए इतना मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम हम हमेशा क्यों देख रहे होते हैं खवातीन की अपीयरेंसेस पे, हमें पूरी नज़र वहाँ पे होती है, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको ट्रोल करेंगे। मर्दों के लिए करना आसान है। मैं यही बात कर रही हूँ कि इजी टारगेट है इस वजह से कि कोई बात नहीं कर सकता, सामने जब आए तो आप बात नहीं कर पाते। तो मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट कि सीएम साहिबा के ऊपर कमेंट किया किसी ने, या मैं ओवरऑल भी बात कर रही हूँ कि हमारा जनरली ये रवैया है जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जिसने जो भी करवाया, जैसे भी करवाया, उसकी मर्जी,
उसको अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट आपको भी अच्छा लग रहा है इस चीज को भी मान लें, आपको भी अच्छा लग रहा है, तो बस बात खत्म, एंड ऑफ डिबेट। एब्सोल्युटली, लेकिन मसला है कि मानना नहीं है ना, कुछ लोगों ने मानना जिन्होंने नहीं है, नहीं मानना वो ना माने, डजंट मैटर। यही मसला आपके है। मानने या ना मानने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं चाहिए पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात हमने आज बीच में की ना कि ख़वातीन का अपना ख्याल रखना और इस चीज़ को आगे लेकर चलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आज हम चूँकि बात कर रहे हैं, हम अक्सर इस पर बात कर भी रहे होते हैं। एनीवेज जी, अगेन बेस्ट विशेस टू द फैमिली। माशाल्लाह एक नया सफ़र होता है आपकी ज़िंदगी में। एक और जो ट्रेंड सेट मैं कहूँगा कि जुनैद ने किया है कि वलीमे पे शेरवानी, एंड ही वाज लुकिंग अमेजिंग अगेन। एंड जो प्लेन शेरवानी थी, सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि वो कोई उसके अंदर कोई काम शाम नहीं था, बट ऑब्वियसली एक ब्लिंग ब्लिंग नहीं था, ब्लिंग ब्लिंग नहीं था, बट एक ग्रेस थी जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। यस एब्सोल्युटली जी। चलो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अब आगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान होंगे हमारे साथ, करेंगे उनसे बात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। हम हैं सुल्तान आजम, उम्मते मोहम्मदी के रहनुमा, अल सुल्तान इब्ने सुल्तान सुलेमान खान। अगर तुम बारबरोसा को जिंदा पकड़कर ले आए यहाँ, तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर। तो ये सुल्तान मौसम के मंसूबों से भी वाकिफ हो सकते हैं। दारुल हुकूमत में कोई जासूस मौजूद है। हमले के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाह। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16.
ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में किसानों के लिए और कैसे चीज़ें बेहतर की जा रही हैं, क्योंकि अक्सर किसान शिकवा करते हैं बहुत सी चीज़ों से मुताल्लिक़। इसमें एक मामला खाद का होता है कि खाद महंगी है, और ज़ाहिर जब एक चीज़ महंगी होती है तो उसकी ओवरऑल एक उसका जो इम्पैक्ट होता है आपकी फसल पर आ रहा होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे आ रहा होता है। आज हम बात करेंगे, जब हम मिसालें दे रहे होते हैं ना, जब फ़लाने मुल्क में ऐसे हो रहा है और यहाँ पर ऐसे हो रहा है, यहाँ पर वेस्ट से हम एनर्जी बना रहे हैं या यहाँ वेस्ट से हम ये कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम पाकिस्तान में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आज हम इसको समझेंगे भी कि कैसे ग्रीन वेस्ट को कंपोस्ट बनाकर किसानों को फराहम किया जाता है, और ज़ाहिर कचरे का एक मस्बत इस्तेमाल। तो आज हम इस पर बात भी करेंगे। क्या इस एक बहुत अच्छा आइडिया भी है ये बिज़नेस का कि आप कैसे कचरे से कंपोस्ट बना के उसको बेच सकते हैं। एक ऐसे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है जो कि ख़ुद भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, उसके अलावा भी ही इज़ डूइंग सो मच, बट उनका एक शौक़ भी है, ये उसको लेकर चल रहे हैं, और कैसे उन्होंने इस आइडिया को कंसीव किया, इसको लेकर आगे चल रहे हैं। और बिलखुसूस अगर हम पंजाब के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि हमने देखा कि जब से मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने सुथरा पंजाब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने जिस तरह से वो कहते हैं ना कि आपने कचरे को सेग्रीगेट करना होता है, अच्छा प्लास्टिक वेस्ट इज सेपरेट, उसमें ग्रीन वेस्ट इज सेपरेट, तो कैसे उस ग्रीन वेस्ट को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, किस तरह से उसकी खाद बनाई जा रही है, किस तरीके से उसको आगे जो है वो ज़राअत में यूटिलाइज किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जी अली अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया सबीन और शोएब कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, बहुत अच्छा इंट्रो दिया शोएब आपने। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ एसेंशियली एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ये मॉडल है, जहाँ पे जो एक कम्युनिटी के मसाइल होते हैं उनको कम्युनिटी लेवल पर ही लोकल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए हल करने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, हम नस्ल दर नस्ल ये काम करते आए हैं। एंड आजकल एज यू जस्ट मैंशनड, जो फॉरमोस्ट मसाइल हैं जो हमारे किसानों को, ख़ासतौर पे छोटे किसानों को जो दरपेश हैं, उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र की कीमत है, और दैट इज़ गेटिंग इंक्रीजिंगली आउट ऑफ रीच फॉर द एवरेज फार्मर। और उसको मीट करने के लिए वो ज़ाहिर है कर्ज़े भी लेता है, वो बाकी भी जितने वसाइल उसके पास हैं वो बरूए कार लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसको मीट नहीं कर पा रहा। तो इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे जब जो सुथरा पंजाब का इनिशिएटिव है, एज यू नो कि पंजाब इज़ फेयरिंग फार बेटर देन ऑलमोस्ट ऑल दी अदर प्रोविंसेस, और पंजाब के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये जो एक डिस्पोजल का कलेक्शन का सिस्टम है, इट हैज़ बीन इन प्लेस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। लेकिन अब जब मोहतरमा जो मरियम नवाज साहिबा हैं, जो रिसेंट CM पंजाब हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि इसको हमें अर्बन सेंटर से नीचे तहसील लेवल पे और देहात तक हम हर जगह तक इसको लेकर जाएंगे। तो जब ये हम तक प्रोजेक्ट पहुंचा तो आई रियलाइज्ड कि अब जब ये वेस्ट कलेक्ट होगा, अल्टीमेटली इसने लैंडफिल साइट तक जब पहुंचना है, तो उसके माहौल पे बहुत मनफी असरात होते हैं। तो हम किस तरह से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या वो जो रिसोर्स है एज यू जस्ट सेड, उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू समथिंग यूजफुल फॉर द फार्मर। राइट। तो बेसिकली हमने इन दोनों मसाइल का एक हल तलाश करने की कोशिश की, और जो हमारा जो रिसर्च हमें बताती है कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसका लगभग 60% जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ऑर्गेनिक में मतलब इट्स किचन वेस्ट, उसके अलावा आपके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वेस्ट होता है वो सारा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेट वेस्ट।
उसको अगर आप फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है, या जिसको दूसरे अल्फाज में गोबर कहा जाता है, एक ख़ास मिकदार के अंदर जब आप उसको मिक्स करते हैं, यू पुट इट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे उसका जो मॉइस्चर है या उसका टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जाता है। सो आफ्टर लाइक 45-50 दिन के बाद आपके पास वो एक ऐसी तैयार खाद मुयस्सर आपको होगी जो कि केमिकल फर्टिलाइजर की बहुत बेहतरीन मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक है क्योंकि and this is what we are doing, and we are distributing it to the farmers, and this is available at 1/3 of the cost of the chemical fertilizer. मतलब 1/3 कीमत पर जो सेम न्यूट्रिएंट्स आपको केमिकल फर्टिलाइजर देता है वो नेचुरल फर्टिलाइजर आपको देगा। तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि ओवरऑल ये जो विजन है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, वो आई थिंक इसको तरवीज देने में हमें बहुत मददगार साबित होगा। एब्सोल्युटली। क्या इसमें एक चैलेंज ये है कि वो जो वेस्ट कलेक्शन हो रही है और उसने अल्टीमेटली लैंडफिल साइट तक जाना है, उस दौरान उस 60% को आपने अलग करना है, क्या ये एक बड़ा चैलेंज होता है? या डेफिनेटली, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है आप अगर देखें तो इट्स 50 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जो पाकिस्तान एनुअली प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर मुसलसल 2.4% की शरह से ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो रैपिड अर्बनाइजेशन है या हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इसकी बुनियादी वजूहात हैं। और अगर हम इसका कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं करेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये 50 मिलियन टन वेस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें किसी हमवार जगह पे, तो वो तकरीबन 20 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक पहाड़ बन जाएगा। अच्छा। और हमारा जो इस्लामाबाद का कोई भी रेजिडेंशियल एक सेक्टर है, दैट्स रफली 4 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो हर साल अगर इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स के इक्विवेलेंट की लैंड आप कूड़े का पहाड़ में कन्वर्ट कर देंगे तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट आवर ओन एबिलिटी टू हैंडल आवर ओन वेस्ट। तो लिहाजा यहाँ पे जो सेग्रीगेशन है दैट्स द की कि अव्वल तो जो घरों के अंदर है वहाँ पे एक सेटअप इस तरह से, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा नाजरीन से कि वो कोशिश करें कि जो वेट और ड्राई वेस्ट है उसकी तखसीस वो अपने घर के लेवल पर ही कर दें। जिसके लिए क्योंकि बाद में वंस इट्स ड्राई और वेट वेस्ट अगर एक दफ़ा इकट्ठा हो जाता है तो जो उसकी यूटिलिटी है या उसके अंदर से जो रिसोर्स हमने एक्सट्रैक्ट करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम मशीनरी भी एम्प्लॉय करते हैं, हम मैन पावर भी एम्प्लॉय करते हैं, बट स्टिल यू नो दैट्स फार बेटर अगर हमें घर से ही वो अलहदा वेस्ट मिल जाए। बट ऑब्वियसली वेस्ट कलेक्शन का भी फिर काफी वो है ना कि अगर एक घर से अलहदा आपको वेस्ट मिल रहा है तो उस लिहाज से उसको कलेक्ट भी उसी तरह से किया जाए कि दोबारा से मिक्स ना हो, सेग्रीगेटेड ही हो। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सिस्टम अच्छा, दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इन पार्टनरशिप विद द लोकल कॉन्ट्रैक्टर कि हम जो वेट वेस्ट की गाड़ी है वो घरों तक अलहदा जाती है और जो ड्राई वेस्ट की गाड़ी है वो अलहदा जाती है। सो पहले अवेयरनेस क्रिएट की गई एटलीस्ट जिस एरिया में ऑपरेट करते हैं हम, कि वहाँ पे उन लोगों को ये बात बताई जाए कि अगर आप वेट और ड्राई वेस्ट के अलहदा अलहदा दिन मुतय्यन हैं और एक दिन ड्राई वेस्ट की गाड़ी आएगी, एक दिन वेट वेस्ट की गाड़ी आएगी, तो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि बहुत आसानी होगी, बल्कि ना सिर्फ जो हमारी कलेक्शन है उसमें भी हमें बहुत मदद मिलेगी। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। जो हमारी ग्रीन बॉटल है और जो हमारी वाइट बॉटल है, इस सब की अलहदा से एक कीमत मुख्तस की गई है। जो इसका ढक्कन है उसकी एक अलहदा से प्राइस है, बिकॉज दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन डिमांड होती है वो हमारी सिंगल यूज जो वाइट और ग्रीन बॉटल्स हैं वो होती हैं। उसके बाद इनको एक प्रोसेस से गुजार के एक और तरह की प्लास्टिक क्रिएट की जाती है जिससे आप मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो रिसाइक्लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। So as I said, it's part of the economy जहाँ से हमें बस इसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, इसको फॉर्मलाइज करने की मजीद हमें जरूरत है। क्या वाकई काम जिस तरह पंजाब की हद तक तो आप देख रहे हैं ओवरऑल, क्या बाकी जगहों पर भी एज एन एक्सपर्ट आप ये देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं, या इज इट दैट डिफिकल्ट कि हर सूबा इसको नहीं ऑप्ट कर रहा? देखिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही एक्सपोजर बढ़ रहा है और बाकी जो सूबों की आवाम है वो भी पंजाब से अक्सर जो है ना वो इंटर प्रोविंशियल गुफ्तगू होती रहती है लोगों की कि कौन सा सूबा आगे है, किस फील्ड में कौन सा सूबा पीछे है। हम सीखते हैं दूसरे से ऑब्वियसली, लेकिन पंजाब जाहिर है यू नो बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन और बिकॉज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज ऑफ द लीडरशिप जो हमें मुयसर है, उसकी वजह से हम काफ़ी बहुत से एस्पेक्ट्स में एटलीस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तो हम बहुत आगे हैं।
बाकी जगहों पे जैसे जैसे एक्सपोजर आ रहा है अवाम में, तो वो डिमांड करते हैं कि जनाब हमारे घर के सामने से अब कूड़ा उठाने का बंदोबस्त सरकार का है, और जाहिर है वो जिस हद तक इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं वो दिखाएं। तो हमारे पास कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, वी हैव सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इन कराची, उसका बहुत वसी बजट है, वो भी कराची की हद तक काम करता है। लेकिन मैं अगेन वो फोकस यही करूँगा कि जो हमारी बतौर शहरी चूँकि हमें अपने फ़राइज़ का उस तरह से एहसास नहीं है, तो फिर हमें अपने हकूक़ का भी पता नहीं चलता, तो हम अपना फ़र्ज़ जो अपनी सतह पर है उसको अदा करें, और जो किचन वेस्ट है या जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अलहदा से करके हम किचन गार्डनिंग के लिए अगर किसी का घर अच्छा, मैं ये बात करने लगी थी कि हमने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस देखी हैं जहाँ पर ख़वातीन ये कर रही होती हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको उसकी खाद बनाती हैं और उसके बाद वही किचन गार्डनिंग में यूज़ होता है। और आपको कोई पूरा गार्डन आपके पास होने की जरूरत नहीं। हम बार बार यही बात कर रहे होते हैं कि किचन गार्डनिंग में आप अपनी रूफटॉप गार्डनिंग को जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है, मैंने लोगों को वो स्पेस यूटिलाइज करते हुए देखा है। सिर्फ ये है कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने करना है। सबीन, आपने बहुत अच्छी बात की, और जब हम भी ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो आप यकीन करें कि जो खवातीन हैं वो इस हवाले से ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बिकॉज शायद दे हैव अ मोर डेवलप्ड सॉफ्टर साइड टू देम। तो उनको जब ये हम बताते हैं कि ये वेस्ट अगर आप अलहदा से करके खुद ही इस्तेमाल कर सकती हैं, तो वो ज़्यादा कंसर्न शो करती हैं, एंड वी हैव हैड आवर सक्सेस विद ऑल ऑफ दीज मॉडल्स एज वेल। ग्रेट। क्या आपको लगता है कि किसी के लिए ये एक बहुत बड़ा या बहुत अच्छा आइडिया भी हो सकता है कि जो सोचे कि अच्छा मैं इस पर्टिकुलर इलाके में जहाँ भी जितनी भी पॉपुलेशन है, अच्छा मैं ये लॉन्च करता हूँ वेस्ट कलेक्शन और उसमें सेग्रीगेशन, अगर पहले से हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को गाइड कर देंगे, आप पहले से उसको सेपरेट करें और फिर आप उसे कलेक्शन एंड उसमें से इनऑर्गेनिक को आपने जिस तरह से यूटिलाइज करना है एंड देन ऑर्गेनिक को आपने खाद बना के बेचना है, क्योंकि आपने खुद कहा कि तो 1/3 कॉस्ट पे वो आप बेचेंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है जब जितना होगा उतना ही कम है, किसानों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सो एक अच्छा बिजनेस आइडिया भी है ये। दिस इज एन अमेजिंग बिजनेस आइडिया। मतलब हम तो इसको एक सोशल, जैसे कि मैंने कहा, एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, बट देखिए किसान को बुनियादी तौर पे कन्विंस करना कि वो नेचुरल फर्टिलाइजर की तरफ आए, वो एक थोड़ा सा मुश्किल अमल है, बिकॉज वो हमारी ज़मीनें भी बहुत हद तक केमिकल फर्टिलाइजर्स की आदी हो गई हैं। और उसकी एक केमिकल फर्टिलाइजर का एक जो बहुत बड़ा नुकसान है वो ये कि जो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है फॉर आवर क्रॉप, दैट इज ओनली 25%, बिकॉज वो एक सिंथेटिक चीज़ होती है, और दूसरी तरफ जो क्रॉप पे उसने असर करना है वो फुली नेचुरल है। तो आप समझ लें कि 75% जो उसके अंदर नाइट्रोजन है, जो पोटेशियम है, जो फॉस्फेट है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता और वो हवा में तहलील हो जाता है। लेकिन उस 25% का चूंकि रिजल्ट फार्मर को बहुत जल्दी आता है, नजर आता है, तो वो समझता है कि शायद ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर है, इट टेक्स टाइम। देखिए कोई भी नेचुरल चीज है, इट विल टेक सम टाइम टू स्लो रिलीज करेगा, लेकिन वो करेगा 100% रिलीज। तो हमने अवेयरनेस क्रिएट की फार्मर्स के अंदर कि देखिए आप अगर हमारी ये जो फर्टिलाइजर है ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेशक पहली फसल में आप 25% इस्तेमाल करें, उसके बाद बतदरीज जब ये आप इस्तेमाल करेंगे तो देयर कम अ टाइम तीसरी चौथी फसल में आपको केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं रहेगी। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इतनी ही रियलाइजेशन अगर हो जाए कि आपने आहिस्ता आहिस्ता काम करना ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी भी मुतासिर ना हो, और अल्टीमेटली उसका एक बहुत ज्यादा फायदा हो। और मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी बहुत जरूरी है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर हो कि आप अपने मुल्क के लिए ये करें, आप अपने एनवायरनमेंट के लिए ये करें, और सबसे बड़ी बात ये कि आप खालिस अनाज के लिए ये करें, जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं। केमिकल से बेहतर ये होता है कि आप ऑर्गेनिक तरीकों से जाएं, और जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं तो व्हाई नॉट। सिर्फ एफर्ट की बात है, और एफर्ट भी मैं कहती हूँ जब आप एक हैबिट डेवलप कर देते हैं, एक प्रैक्टिस जब डेवलप आपकी हो जाती है, देन उसके बाद वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाए, वो रूटीन का पार्ट बन जाती है। अच्छी बात है कि चलें इस तरफ चीजें बढ़ रही हैं और बहुत अच्छे अंदाज से बढ़ रही हैं। आई थिंक इसमें हमें इस तरह भी सोचना चाहिए कि हर इंडिविजुअल को कि हम कैसे जीरो वेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। जब एक इंडिविजुअल ये सोचेगा तो अल्टीमेटली उसका एक इम्पैक्ट होगा, बड़ा इम्पैक्ट होगा। अली कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? देखिए मेरा मैसेज जो है वो हमें जो घरों में सुन रहे हैं लोग, सबसे पहले तो उनसे मुताल्लिक है कि जो हमारा वेस्ट है आप एटलीस्ट घरों की हद तक कोशिश कीजिए कि जो किचन वेस्ट है या जो वेट वेस्ट है बेसिकली, जिसके अंदर आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या जो भी कोई खाने की चीज़ बच जाती है, तो अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें इनटू, अव्वल तो आप उसको अलहदा से रखें, उसके अंदर थोड़ा सा जो एनिमल वेस्ट है या जो गोबर है वो अगर उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, 45 से 50 दिन के अंदर यू विल हैव रेडी मेड फर्टिलाइजर। और उसको आप अपने घर के अंदर, अगर आपको नीचे कोई लॉन नहीं है तो ऊपर छत पे, जैसे कि सबीन ने मेंशन किया, आप वहाँ पे कोई पौधे लगा सकते हैं, एंड इट्स आपको बाजार से जाके
फर्टिलाइज़र ले, और ना कि आपके माली को ज़रूरत पड़ेगी कि वो वहाँ से वो ख़रीद कर लाए, बल्कि दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग यूज़फुल। और अदरवाइज़ भी जो आपके सॉलिड वेस्ट कलेक्टर हैं उनसे डिमांड करें, अगर आप पंजाब से बाहर से हमें कहीं देख रहे हैं, कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट आप कलेक्ट करते हैं इसके डिस्पोजल का कोई ना कोई मुनासिब इंतजाम होना चाहिए और माहौल पे, ताकि जो इसके मनफी असरात हैं उनको मिनिमाइज किया। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं। और जो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट या इनऑर्गेनिक वेस्ट की, इसमें हम ज़रूर एक बात ऐड भी करते हैं कि जो घर में बची हुई मेडिसिन भी होती हैं, वो खांसी का शरबत हो सकता है, वो एंटीबायोटिक हो सकती है, वो कोई और मेडिसिन हो सकती है, उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी एक मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए और उसको हमें अंडरस्टैंड भी करना है कि ये जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने वही तमाम मेडिसिन अपने ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ ही डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाएंगी, फसलों में जाएंगी, तो उससे और नुकसान होगा। स्पेशली एंटीबायोटिक्स की जब हम बात करते हैं, आप कहते हैं हम तो ऐसे नहीं खा रहे, बट किसी ना किसी फॉर्म में देखें हम थ्रू आउट जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमेशा हम जो बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो हो जाती है और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब 200 रुपए की बचत के साथ शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। मैंने ये सोचा है कि अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन जो है ना रेंट पर दे देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना घर रेंट पे नहीं देने वाली। ये किसकी बारात सूट के आई है? ये दिलरुबा जी है, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, ऊपर वाला पोर्शन जिन्होंने रेंट पर लेना था। मुझे अपना घर इसे किराए पे नहीं देना, निकालो इसे। ना मुश्किल हो जाएगी। इसे निकालना? अरे नहीं, इसको मनाना। तुम रुबीना को कब बताओगे हमारे बारे में? कभी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर उसको पता चल गया ना तो मेरा कत्ल कर देगी। अभी बताना खतरे से खाली नहीं है, बहुत जालिम औरत है। आप अगर यहाँ बैठी हैं तो वो नाश्ता किसके लिए लेकर गए? वो भी पहला। छोड़ोगे नहीं इसको? मेरा दिल करता है कि सारी दुनिया के सामने खड़े होके कहूं कि तुम मेरी पहली माँ हो। तो मैं कौन हूँ? ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब 200 रुपए की बचत के साथ न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। जिंदगी फिर भी रवा सितारों का जहां ये तन्हाइयाँ ये परछाइयाँ यादों का है समा
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। किसी भी इदारे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन्वेस्ट किया जाए। अब इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की सूरत में नहीं होती कि आपने जी इतने वो प्रोडक्ट लेना है तो आप ऐसे करें। अब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, चलाने के लिए या उस चीज़ को रन करने के लिए कॉम्पिटेंट टीम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, इसका रुझान अब हमने बढ़ते हुए ज़रूर देखा है, बट कितना बेहतरी की तरफ जा सकता है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड होती है और इससे इदारे को कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा शुएब, जब भी कोई नेशनल लेवल पे जो ट्रेनिंग आती है ना, तो एक्चुअली विद इन सिटी अगर होती है स्पेशली, तो जो बॉस होते हैं ना उनका होता है कि वो फलाना एम्प्लॉय चले जाए, फलाना एम्प्लॉय चला जाए, ठीक है, वो चले जाते हैं, वो उन्होंने कर दिया, एलोकेट कर दिया उसको। शहर से बाहर होती है, पसंद का शहर होता है, तो ठीक है जी हम चले जाएंगे या फलाना चला जाएगा। ये मैं आपको बड़ा कल्चर एक बता रही हूँ। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेनिंग जब आती है, सब जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं, लेकिन जाएगा मैनेजर या बॉस। ये हमने देखा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो पाती आपके एम्प्लॉयज़ की। जो एक्सपोजर की हम बात करते हैं, आप अपनी टीम को जितना एक्सपोजर देते हैं उतना ही आपको लॉन्ग टर्म आपकी कंपनी को फायदा होगा, और उसमें बेनिफिट आपका, तो फिर एक ट्रिप की आप 10 ट्रिप भी लगा लेंगे। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं नेमत खान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम नेमत, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू टाइम देने के लिए। ग्रेट, बहुत शुक्रिया। कितना अर्सा हो गया नेमत एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर? इट्स ऑलमोस्ट 10-11 साल कंप्लीट होने वाले। ज़बरदस्त। सो मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किए, मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया और अभी भी कर रहे हैं। तो ये आइडिया वैसे कैसे आया आपको कि आपने करियर ही इस तरफ लेकर जाना है जहाँ पे आपने एज अ ट्रेनर काम करना है? देखो, कुछ चीज़ें होती है ना कि आप कुछ और सोचते हैं, अब कुछ और आपके लिए प्लान कर देते हैं, तो कुछ तो आप गो विद द फ्लो चल जाते हैं, और कुछ आप लोग जब आप इंडस्ट्री में ऑब्वियसली जब काम शुरू करते हैं, अपने लिए काम ढूंढते हैं, तो एक मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ काम करके इस इंडस्ट्री में जब आया तो एक चीज़ बहुत मज़ेदार समझ आई। वो ये थी कि यहाँ पे आप सीखते और सिखाते, और ये प्रोसेस पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो मैंने कहा यार यही तो है। So, एज अ ट्रेनर क्या करते हैं? आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करने के बारे में सोचते हैं, तो उसका भी होमवर्क फॉर श्योर होता है, ज़ाहिर आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ उनके वर्क नेचर क्या है, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, इनकी आउटपुट और बेहतर कैसे करनी है। सो पूरा जो प्रोसेस होता है कि कितना लंबा प्रोसेस होता है, ये जो कहते हैं होमवर्क उसका, और देन उसका डी डे जब आपने ट्रेनिंग करानी है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। कुछ इदारे अपने पहले से टीन है, जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, वो पहले से कुछ इदारे अपने कर चुके होते हैं और वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि यार ये ट्रेनिंग करानी है। कुछ इदारे हमसे कहते हैं कि यार हमें पता नहीं है हमारे प्रोग्रेस क्यों लो जा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेशन ख़त्म हो रही है, आपस में पॉलिटिक्स इदारे के अंदर शुरू हो रही है। सो फिर उसके लिए हम प्रॉपर प्रोसेस करते हैं। वो 1 महीना भी हो सकते, 3 महीने भी हो सकते, डिपेंड करते हैं उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं। सो उसी हिसाब से उसकी पूरा प्रोसेस चलता है कि इदारे के अंदर एक्चुअल में मसला क्या है। वो रिलेशनशिप बिल्डिंग का है, वो टीम बिल्डिंग का है, वो टाइम मैनेजमेंट का है, या ऑब्वियसली जैसे कि बॉस सब कुछ ले लेते हैं और बाकी किसी को नहीं देता। ये वाला जो कल्चर होता है जिसमें डोमिनेंट या कंट्रोलिंग बड़ी नेचर होती है बॉस की, बिकॉज अब हम तो कहते हैं कि इदारे वही चलते हैं जहाँ पर लीडर्स होते हैं, जहाँ पर बॉसेस नहीं होते, बिकॉज कल्चर चेंज हो चुका है, अब दुनिया बदल रही है, आपको भी अपनी एटीट्यूड को बदलने की बहुत ज़रूरत है। इससे कितना इदारा मार खाता है कि बाकियों की तो चलें आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और व्हाट्सएवर, बट जो बॉस है उसकी अपनी कैपेसिटी बिल्ड उस लिहाज से नहीं हो रही। कितना ज़रूरी है कि वो भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का पार्ट बने? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इदारा इस तरीके से मार खाते, मैं ओपनली बता देता हूँ, इस तरीके से मार खाते। फॉर एग्जांपल इदारे में 50 लोग काम करें और उस 50 लोगों में से 3 लोगों को हर टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बाकी को नहीं मिल रही, तो बाकी भी तो 9 to 5 आ रहे हैं, बाकी भी तो आपके साथ काम करें। अगर 9 to 5 नहीं आ रहा है, उसकी स्किल नीचे है, तो उसके इम्प्रूव करो, उसको अपने लेवल पे ले आओ। कि बाज़-औक़ात लोग कहते हैं ना कि यार इसके अंदर वो स्किल ही नहीं है कि हम इस जगह पे भेज दें, तो भाई जान ये कमज़ोरी किसकी है? मैं बड़ी ओपनली कहता हूँ ये इदारे की कमज़ोरी है। आपने उस बंदे को 5 साल 10 साल में उस लेवल पे लेकर आया ही नहीं है, क्यों नहीं लेकर आया? सही बात। तो ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम कहीं भी काम करते हैं, या मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं आजकल, अब मुख्तलिफ 3-4 मुख्तलिफ चीज़ों को मैं लीड करूँ, अगर मेरा बंदा आ गया मेरे पास इस एक रिलेवेंट फील्ड में और 2 साल के बाद भी उधर ही है, तो मेरी कमज़ोरी है ये, मेरी मैं फेल हो गया। तो एम्प्लॉयर फेल हुआ? नहीं, मैं फेल हो गया, क्योंकि मैंने उसको उस लेवल पे नहीं लेकर आया। मैं ही लीडर नहीं हूँ, फिर मैं बॉस बन गया ना, कि बस आपसे पैसे कमाऊंगा, आपसे चीज़ें ले लूंगा और बात ख़त्म।
डू यू थिंक एम्प्लॉइज की से ज्यादा शायद एम्प्लॉयर की ट्रेनिंग की जरूरत है? जरूर है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अगर थिंकिंग चेंज नहीं हो रही, आपके अगर न्यू स्किल आपके अंदर नहीं आ रहे, तो आप तो वही लगे हुए। एक चीज है ना, अभी एक एग्जांपल है, बहुत पहले चलता था कि आप वही करेंगे जो आप चलते आ रहे, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता है, लेकिन अब ये चेंज हो गया, आप वही करते आएंगे कि जो कर रहे थे, तो आपको वो भी नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। एग्जैक्टली ऐसे ही सही होता है। बात है। क्योंकि आजकल इनोवेशन आ रही है, चीजें आ रही है, बहुत तेजी के साथ आ रही है। बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं आजकल। अगर देखा जाए तो हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ एज के साथ, फिर उसको मुख्तलिफ कहते हैं, मिनीलियन है, जिंजी है, अल्फा है, फिर उसकी थिंकिंग चेंज है, उसके इक्विपमेंट चेंज है, उसका वो बिल्कुल 1 सेकंड में आपको बता देंगे कौन सी जगह पे क्या चल रहा है। अच्छा, ये कितना ज़रूरी है कि स्किल सेट पे काम किया जाए थ्रू आउट, क्योंकि जिस तरह से आपने बात की ना कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से आपको अपने आप को मोल्ड करना है, ये बहुत ज़रूरी है। या फिर बाद में हम फिर ये कह रहे होते हैं, अच्छा जी फलाना इदारा हमें नहीं, अब हमारी जगह नहीं है एंड ऑल दैट, हम बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देख रहे होते हैं थ्रू आउट। ऐसे में डोंट यू थिंक कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किल सेट पे थ्रू आउट काम करें कि आप हर लिहाज से हर दौर में आप रेलिवेंट हो? बिल्कुल, ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो अगेन आप पीछे रह जाएंगे। आजकल एआई ने इतनी ज़्यादा आसान कर दी ज़िंदगी। जो ईमेल आप 10 घंटे सोचते थे कि इसके अंदर कौन सी वर्डिंग डाल दो, कौन सी चीज़ डाल दो, आप एक ड्रॉप बनाए, एआई को दे दो, दोबारा उसको दे दो, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा जब आप देंगे तो आपको एक प्रॉपर एक चीज़ कर देंगे। एक फिर उसने एजेंट्स बन रहे हैं आजकल, आप थोड़ा सा उसको पैड करेंगे। देखो एक कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को माइंड दिया, सोचने की सलाहियत दिया। आप सोचने की सलाहियत उसने एक हद तक आपको फ्री कर दिया। अब अगर आपने उस पे जाना है, प्रो पे जाना है, पेड करना है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ कंडीशन रखे, ये कर दो, उसी हिसाब से फिर आपका दिमाग खोल देते। सही बात। इसका एग्जांपल हम चैट जीपीटी से दे देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ों से। फॉर एग्जांपल उसको आप थोड़ा सा और पेमेंट कर दो तो आपको खोल देते। तो इंसानी दिमाग भी इसी तरह, आप कुछ पे करेंगे तो आपका दिमाग और खुलेगा, फिर तो उसकी कोई हद भी नहीं है ना, उसकी कोई हद देखते हैं आप, जितना उसे यूटिलाइज करते हैं उतना आप उसे मजीद उससे फायदा उठाते चले जाते हैं। क्या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का मतलब मोटिवेशनल ट्रेनिंग होता है, मोटिवेशनल स्पीकिंग होता है? नहीं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का मतलब होते हैं नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर। ओके, आपने इन तीनों चीजों पे काम करने। अगर इन तीनों चीजों में से आप सबसे आखिर जो है बिहेवियर, एटीट्यूड, वो माइनस करे या उसको कम करे, तो आपका सारा का सारा जीरो हो जाता है। इसके मुख्तलिफ हम फार्मूले देते, फॉर एग्जांपल देते, नॉलेज प्लस स्किल इज मल्टीप्लाई बाय एटीट्यूड। आपके पास नॉलेज जितना भी ज्यादा हो, स्किल जितना भी ज्यादा हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड जीरो हो गया तो उसको जीरो कर दे। तो इन तीनों चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या एटीट्यूड होता है? एटीट्यूड, आपके रवैया, बात करने का अंदाज। सीख तो आप जाएंगे, सिखा तो हम लेंगे, लेकिन एटीट्यूड तो हो। हाँ, एटीट्यूड तो ये बड़ा जरूरी है, आपने बड़ा अच्छा कहा। बिल्कुल, आई थिंक जब एम्प्लॉयर किसी का इंटरव्यू कर रहा होता है, उसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी बात यही होती है कि जिसका वो इंटरव्यू कर रहा है उसका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, नजर क्या आ रहा है, कि करना चाहता है काम या नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना, आप अगर कोई आते हैं आपके पास या हमारे पास और कुछ सीखना चाहता है, तो हम कहते हैं अगर आपकी तलब तो है, उसमें तड़प पैदा करो। क्या बात है, जब आपकी तलब में तड़प पैदा होते ना, आप कुछ भी। लेकिन फिर बाद में एम्प्लॉयज ये भी कहते हैं कि क्यों तड़प पैदा करें किसी के इदारे के लिए। अब उनमें जस्ट एक एग्जांपल पुट कर रही हूँ, क्योंकि उनको आउटकम उस लिहाज से नहीं मिल रहा होता। सबसे बड़ा जो आप एटीट्यूड की बात कर रहे हैं और जो आप ये लगन की बात कर रहे हैं, ये सब इंसेंटिव पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, इदारा एम्प्लॉयर को भी ये समझने की जरूरत है कि इदारा एम्प्लॉयर का है, वो उसका ओनर है, ना कि ये कि जो एम्प्लॉय है वो उसका ओनर है। तो जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की होगी वो नेचुरली किसी एम्प्लॉय की नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उस तरीके से मोटिवेट भी करें एंड देन इंसेंटिव भी इस तरीके का दें कि एम्प्लॉय खुश हो। सिर्फ ट्रेनिंग कराने से तो कुछ नहीं होगा। हर इंसान की डिफरेंट नीड है। आप मेरी नीड अलग होंगी, आपकी अलग होंगी, आपकी अलग होंगी। अब ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पैसों से खुश होंगे, कोई दूसरा बंदा अप्रिसिएशन से खुश होगा, तीसरा बंदा कहता है कि नहीं मुझे पैसे कम दो लेकिन मुझे साथ साथ स्किल सिखाते रहो। अब डिपेंड करते वही लीडरशिप के ऊपर। इसलिए तो कहते हैं लीडरशिप की ट्रेनिंग, लीडरशिप में और बॉस में बहुत फर्क होता है।
जो एक लीडर होते हैं ना वो विजनरी होते हैं, वो आपको विजन के साथ चलाते हैं। जो एक बॉस होते हैं ना वो आपसे माइक्रो चीज़ें करवाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करवा देंगे, कोई चीज़ करवा देंगे, कुछ भी कर दे, वो आपको सिखाएंगे ये A to Z है, ये 10 चीज़ें ये आपने करना है। लीडर्स कहते हैं यार ये हमने करना है, बताओ कैसे करें, उनको पता भी होता है, वो कहते हैं कैसे करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, लीडरशिप देंगे। मैं कहूँगा शोएब यार बताओ क्या करें, आपको अच्छा लगेगा यार क्या इन्वॉल्व किया। मैं थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी कि जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, अक्सर मैं देख रही होती हूँ कि बॉसेस ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो एम्प्लॉयर है उसको इस तरीके से मतलब उससे एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती हैं कि वो 5 के बाद भी अवेलेबल होगा, ऑफिस टाइम के बाद भी, सैटरडे संडे भी अपना देगा, दिन रात अपने इदारे के लिए एक कर देगा। ये जो अगर वो एक्सपेक्टेशंस वो एम्प्लॉय मीट नहीं कर पा रहा होता तो बड़ा मुश्किल उसके लिए होता है, बड़ी ज़मीन तंग की जा रही होती है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है समझना, और बात आपने बिल्कुल ठीक है कि इसमें ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से आपने अपने एम्प्लॉय को लेकर चलना है। और ये ट्रेनिंग्स मैं ये कहती हूँ कि एम्प्लॉयर की बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, अपनी काउंसलिंग भी करें, एंड देन उस लिहाज से वर्क फोर्स भी हायर हो, ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ना पड़े थ्रू आउट। बिल्कुल तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, जैसे शुएब ने पहले बात की कि अक्सर जो हम देख रहे होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, हमने मोटिवेशनल स्पीकर हायर कर लिया, वो जी मोटिवेशनल एक सेशन दे रहा है और उस सेशन के बाद जी सारे एम्प्लॉयज मोटिवेट हुए। अच्छा ठीक है, होते भी हैं, मैं ऐसी बात नहीं करूंगी, एक दिन 2 दिन, तीसरे दिन अगर वही टॉक्सिक कल्चर है तो आप वापस अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। चेंज द वे नॉट द डेस्टिनेशन। आप अपना सोच चेंज करें, आप अपने सोचने का रवैया चेंज करें, आप अपने लाइक थिंकिंग चेंज करें। डेस्टिनेशन वही है। जो एम्प्लॉय अगर आपने एक इदारा बना लिया है, आपने एक विजन बना लिया, पहुंचना तो आपने उधर ही है। कभी कभार अपने आप को मोल्ड करना होता है, ये मैं अपने बॉसेस के लिए कहता हूँ, अपने आप को मोल्ड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल कर देता हूँ, वैसे शोएब आपसे सवाल करता हूँ, आप एक इदारे को लीड कर रहे हैं, ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास 10-12 चीज़ें और वहाँ पे आपने अपनी जगह पे किसी को हायर करना है तो उसको कितनी सैलरी देंगे? आप सारे काम आप कर रहे हैं, उसी जगह पे किसी बंदे को हायर करना है, फॉर एग्जांपल आप कोई काम करे या एनजीओ चला रही है या ट्रैवल एंड टूर चला रही है, डिपेंड्स के फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग आप बॉस है, मैं बॉस हूँ, ठीक है, तो जरा मैं देखूंगा कि अच्छा मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, मैं उसमें से कितना उसको दे सकता हूँ, क्योंकि जरा देखिए वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके काम करने से सर जी मेरा सवाल समझे, आप अपनी जगह बंदा बिठा रहे हैं, हाँ, आपके जितने काम है वही, मैं सैलरी ले रहा था मैं उतनी दे दूंगा। कितनी ले रहे थे? वो तो डिपेंड करता है ना, कितना देंगे सवाल है। जो सैलरी मैं ले रहा हूँ, सैलरी तो आप नहीं लेता, आप तो बॉस है। नहीं, मैं बॉस होकर भी सैलरी तो लूंगा ना, ठीक है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि अगर मैं एक कंपनी चला भी रहा हूँ तो ठीक है, उसका प्रॉफिट अपनी जगह पे है, वो मैं कैसे उसको सेव कर, आप जो सैलरी ले रहे थे वही सारे देंगे? हाँ वही दूंगा, ठीक है, हाँ। और अगर मुझे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है और आगे लेके जाएगा, मैं उससे ज्यादा सैलरी भी दूंगा। एक्जेक्टली, यहाँ तो हम गलती कर रहे हैं। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो काम मैं कर रहा हूँ उस जगह पे मैं किसी को लेकर आ रहा हूँ और मैं कोशिश करूँ कि यार ये 30,000 में ये काम कर ले, नहीं गलत बात है, तो ऑब्वियसली फिर मेरी वर्ती 30,000 की होगी ना। सही बात है। तो अगर मैं अपनी जगह पे किसी को बिठा रहा हूँ तो मुझे अपने वर्थ का पता होनी चाहिए कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ ये कितनी, उसी जगह देखो मुख्तलिफ इदारों से बहुत बड़े इदारे हैं जो लाखों रुपीज़ में सैलरी देते हैं, 90 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक सैलरी देते हैं। सो वो कोई नॉर्मल इंसान तो बिठाएंगे नहीं। सही बात। और अगर बिठाएंगे तो नुकसान उस इदारे का। सो इसमें दोनों तरफ से चलता है, एम्प्लॉय की तरफ से भी और बॉस की तरफ से भी, इन दोनों की तरफ से चलते हैं। लेकिन अगेन मैं एक चीज़ पे ज़्यादातर बात भी करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ, एटीट्यूड हमारा ये है कि मैंने सीखना है। बॉस का एटीट्यूड ये है कि मैंने टीम को चलाना है। अगर बिजनेस चलाना है तो सब कुछ चलाएंगे, अकेला नहीं चलता। फिर हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक वो सारी कोई एक चीज़ किसी एक पे भी डालना मुझे लगता है वो भी गलत बात होगी कि एम्प्लॉयर पे डाले, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर हम अपनी कोताहियों को जो है ना वो पस्से पोश डालकर कहते हैं कि जमाना खराब है। तो ये बड़ा मसला है हमारा। लास्टली किस जनरेशन के साथ काम करना आपको मुश्किल लगा सबसे ज्यादा? मिलेनियल्स, जेन जी, जेन अल्फा? जेन जी के साथ आई गए हैं, छोटे हैं बच्चे बेचारे। अरे नहीं, जेन जी के साथ जो है ना काम करना बहुत ईजी है। जेन एक्स की बात करें आप, हाँ, उनके साथ काम करना बहुत इजी है। इधर एक दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ और बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ, कोई इसको सीखना चाहते हैं। इट्स शातिर एंड मैच्योर, इन दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, हमारे जिंजी बड़े शातिर हैं,
मैच्योर नहीं है। तो काम खराब है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। शातिर बहुत है, एक सेकंड में आपको ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे, एक सेकंड में आपको पूरी दुनिया की नक्शा बना के दिखा देंगे। ये चीज शातिर बहुत है, मैच्योर नहीं, तो टाइम देना उनको फिर। ठीक है तो मैं कह रहा हूँ इसकी मेच्योरिटी तो विद एज विद एक्सपीरियंस आती है ना, तो अभी आई थिंक दे आर टू यंग और दुनिया देखनी है। इसमें एक और चीज है, हम भी तो उसी मिलीनियम से है ना, तो हम जेनजी नहीं है ना। हाँ, हम जेनजी नहीं है तो हम मैच्योर और अभी भी हम उस तरह शातिर नहीं है जिस तरीके से वो है। तो वो जमाना डिफरेंट होता है ना। मैं ये बात कहती हूँ, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जेन एक्स मिलेनियल्स, इनको ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि जो जनरेशन आती है वो जनरेशन बेहतर होती है। मैं इस चीज को इस वजह से कहती हूँ क्योंकि जमाना बहुत डिफरेंट होता है और वो उस तरीके से चल रहे होते हैं, वो आपसे बेहतर चीजों को जानते हैं। जेन एक्स टेक्नोलॉजी को आज तक उस तरीके से नहीं समझ पाते जिस बेहतर तरीके से मिलेनियल्स या फिर जेन अल्फा या जेन जी समझ पाते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहती हूँ कि चीजें चेंज होती है और जो नई जनरेशन है, क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी में, उस दौर में, उन चीजों में बड़े हो रहे हैं, तो वो उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है हमें एक्सेप्ट करने की बहुत जरूरत है कि ठीक है, जो जनरेशन है आ रही है बेहतर है, आप उससे सीखे, वो जनरेशन आपसे सीखे। नमित, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त व्लॉगर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फूड हो, एडवेंचर हो, ट्रैवल हो, लाइफस्टाइल हो, ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। कई अरसे से कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं।
आई थिंक जो उनका एक कहना चाहिए ना यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो उनकी एक लुक है, वो जो उनकी पर्सनालिटी है ना, दैट गोरी लुक है। हाँ, तो नाम भी गोरा पाकिस्तानी के नाम से वो व्लॉग करते हैं। लेट्स हैव आगा अरसलान रफीक, जिन्हें आप गोरा पाकिस्तानी के नाम से जानते हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जबरदस्त। कहीं जाते हैं तो क्या किस तरह से लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं? पहले तो लोग खुद ही इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि मैं एक डिफरेंट लुक दे रहा होता हूँ, तो लोग वैसे ही इंगेज होते हैं। तो उसके अलावा बस लगा हुआ है इसी तरह, इसी को लेके चल रहे हैं कि बस गोरा पाकिस्तानी व्लॉग। तो आपने ये चले हम आइडिया पे जरूर आते हैं, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आपका ताल्लुक है? मैं रावलपिंडी, नहीं राजा बाजार के पास। रावलपिंडी से ताल्लुक है, लेकिन मैं ये हम ये पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल चूंकि आपकी लुक है ना, इस हवाले से क्या लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप पाकिस्तानी नहीं होंगे, किसी और मुल्क से आपका ताल्लुक होगा, कंफ्यूजन होती है लोगों को? बिल्कुल 99% तो कंफ्यूज ही होते हैं। फिर वो बाद में जब आवाज से पता लगता है या मैं बोलता हूँ तो पता लगता है कि ये पाकिस्तानी ही है। ओके। ज़ाहिर है क्योंकि वो लोग से फौरन से आ जाती है ना, क्योंकि जनरली हम किसी को भी देखें ना कि उसका अगर रंग गोरा है या बाल भूरे हैं, तो हम फौरन से समझते हैं कि शायद ये किसी और मुल्क से उसका ताल्लुक होगा। वैसे होता है कि कभी आप जाएं मार्केट तो लोग आपसे अंग्रेजी में इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने भी प्रैंक किया उनके साथ, और उसके बाद एकदम से आपकी अंदर की आप पंजाबी या उर्दू में आप बात करना चाह, शॉक्ड, कोई ऐसा वाकया है तो बताएं। बिल्कुल, ऐसे बहुत से वाकयात हैं। मतलब मैं अक्सर जाता हूँ ना, तो वो लोग मतलब इंग्लिश में आते हैं मेरी तरफ, और मैं भी उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ। अच्छा। मतलब मैं गोरा ही। कोई ऐसा वाकया कुछ बताएं, किसी ने पूछा, आपने अंग्रेजी में वो जवाब दिया और उसके बाद थोड़ा सा हमें बताएं। मतलब इस तरह होता है कि अक्सर बाहर जाते हैं तो ये पठान वगैरह जो होते हैं ना, बच्चे होते हैं या थोड़े से इस तरह के जो लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं होते, तो वो एक्ट भी ऐसे ही कर रहे होते हैं जैसे उनको भी नहीं आती, जैसे हमें इंग्लिश आती है वैसी उनको भी आती है। ओके। तो वो फिर थोड़ा सा होता है। तो उसके अलावा कोई इतना खास इस तरह का कोई वाकया है नहीं है जो मेरे ज़हन में। आपके तो इंस्टाग्राम या बाकी प्लेटफॉर्म्स के डीएम पे भी बहुत ज्यादा मैसेजेस आते होंगे। जी जी, लड़कियों के भी आते होंगे, बेतहाशा आते होंगे, रिप्लाई करते हैं उनको या इग्नोर मोड ऑन रखा है भाई ने? मतलब जो मेरे मतलब के होते हैं मैसेजेस, हम उसी को रिप्लाई देते हैं। कौन सा मैसेज है जो मतलब का होता है, कौन सा मैसेज मतलब वही क्लाइंट का जो मैसेज होता है वही मतलब का होता है, क्योंकि इस तरह के तो बहुत से मैसेजेस होते हैं, रोज आते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, फूड व्लॉगिंग के हवाले से अगर अब हम बात करें तो इज इट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम? आई मीन कि आप बाकी सब छोड़ के आप सिर्फ इसी तरफ ही, एक न्यू व्लॉगर की अगर हम बात करें, अगर वो इस बिजनेस में आता है तो इनिशियली भी मतलब एक इनफ सोर्स ऑफ इनकम होती है? हाँ, शुरू में उसके लिए बहुत मेहनत है। अच्छा। फिर उसके बाद बहुत अच्छा है। आपने कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा अपनी जर्नी बताएं। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ट्रैवलिंग से, और मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखता था लोगों के, और फिर वहां पे जाता था। मैं मतलब पहले तो मैं ट्रैवलर ही हूँ, तो वो देख के जाता था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना बनाऊं, जिस तरह लोगों के देख के जाता हूँ मेरे भी लोग देख के जाएंगे। ओके। तो बस फिर वो मैंने शुरू किया, तो बस बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, मिलियंस में वीडियोस जाना शुरू हो गई। आपको वैसे कुछ वीडियोस इसी तरह की बनानी चाहिए कि आप मार्केट में निकले, अंग्रेजी में बात शुरू करें, कोई अंग्रेजी में आपसे उससे मेरे से पहले एक बंदा कर रहा था ना, तो फिर कॉपी पेस्ट कंटेंट का मजा नहीं आता, बंदा डिफरेंट करे अपने स्टाइल से। हाँ, ये बात है। आपने अपना स्टाइल रखा है। अच्छा, हर व्लॉगर का ना अपना एक स्टाइल होता है, वीडियो स्टार्ट करने का स्टाइल होता है, या तो एंड करने का, या बीच में कोई एक आधी लाइन, एक आधा जुमला, एक आधा लफ्ज। आपका कोई सिग्नेचर स्टाइल भी है? हाँ, मैं असल में अगर मैं रावलपिंडी में हूँ, आप शायद मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं रावलपिंडी का नाम लेके, उस एरिया के नाम लेके शुरू करता हूँ, फिर उसका थोड़ा सा उसके अंदर फन के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये आप इसको समझें राइजिंग पाकिस्तान का सेट है और यहाँ पे आपने कोई व्लॉग करना हो और फौरन से आपको कहा जाए कि अब आपने करना है, तो आपने आपका आगाज कैसे होगा? आप अगर व्यूअर से आपने इंटरेक्ट करना और राइजिंग पाकिस्तान के शो से? अच्छा, मतलब एज अ होस्ट? हाँ, एज अ होस्ट। ये कैमरा है आपका, जैसे अपना व्लॉग आप स्टार्ट करते हैं, बी कॉन्फिडेंट। आज जी, मैं हूँ गोरा पाकिस्तानी, और इस टाइम मैं हूँ, मेरे साथ आज होस्ट बैठे हुए हैं, ओ गेस्ट बैठे हुए हैं 2, और शुएब और सबीना आपके साथ बैठे हुए हैं। और बताएं। और आप लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम कमाल करते हैं। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अच्छा।
ऐसी बात नहीं है, इंटरव्यूज भी करते हैं, मैंने मजाक से कहा है ना। नहीं मुझे वो थोड़ी इंस्टा की स्टोरी याद आ गई जो हमने जरा वीकेंड पे पोस्ट की थी, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स जरा उस पे भी आते हैं हमारे, चल के सर उस पे भी बात करते हैं। ऑलराइट, कमिंग टू यू अगेन। सो अब पहचान गोरा पाकिस्तानी ही बन गई है, स्पेशली रावलपिंडी में, चूंकि वहां पे ज्यादा आपने काम किया है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। रावलपिंडी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं और गोरा पाकिस्तानी के नाम से। नाम शायद मेरा अभी तक मेरे मोहल्ले में भी किसी को शायद ना। तो मोहल्ले वाले गोरा पाकिस्तानी कहते हैं? नहीं, वो पहले गोरा गोरा कहते थे, तो अब जहरी बात है मैंने नाम जब रखा है तो गोरा पाकिस्तानी। ओके, अच्छा, आप जिस तरह हम यहाँ पे स्टूडियोज में काम कर रहे होते हैं, बहुत देर काम के हमें भी लाइट्स तंग करती हैं। जी जी। क्या आपके साथ भी ये ज्यादा होता है? मुझे धूप आपका मसला होगा, ये धूप तंग करती होगी? जी बिल्कुल करती है। उसमें ये होता है कि मैं सन ग्लासेस यूज करता हूँ। ओके, अदरवाइज वो आपको लाइट तंग करती है? तंग करती है बिल्कुल। घर वाले कितने सपोर्टिव रहे, या किसी मामले में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं नहीं ना निकलो बाहर या ना जाओ वहाँ? नहीं, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे वालिद साहब की बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, मेरे वालिदा, फिर मेरे भाई हैं वो मेरे साथ आए हुए हैं, उनकी बहुत सपोर्ट है। ओके, कोई मैसेज आप देना चाहते हो एंड पे, जो आपको देख रहे हैं, आपके फैंस हैं, आपको चाहते हैं, आपका काम देखते हैं, कोई बात जो उनसे आप कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर जो भी आजकल की व्यूअरशिप है पाकिस्तान की, वो पॉजिटिव कंटेंट्स देखें और बनाएं भी वही, तो वो अच्छा है। जिस साइड पे हम लोग जा रहे हैं वो गलत है। अच्छा, इसमें क्या कोई नाम लेना चाहते हैं आप किसी व्लॉगर का? नहीं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बात ही कर रहा हूँ जो इसके बारे में आप कहते हैं कि जिस तरह का कंटेंट वो बना रहे हैं वो देखें, मैंने पॉजिटिव कंटेंट की बात कर रहा हूँ। कोई 3-4 नाम लें पाकिस्तानी ऐसे व्लॉगर्स का जिनको आप बारे में आप ये कहते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक जुनैर खंबो हैं, ठीक है, जो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बना रहे हैं। जुनैर खंबो इज अमेजिंग। जी जी, मतलब इस तरह का कंटेंट जो लोग देखे और उनको फायदा हो। बिल्कुल ठीक है, यार आप कुछ देख रहे हो और आपको फायदा भी हो रहा है और नेगेटिविटी नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, ना कि ये कि आप ट्रोल कर रहे हो और नेगेटिविटी फैला रहे हो। अक्सर हमने देखा व्यूज के चक्कर में लोगों की लुक्स को पता नहीं क्या उस पे वीडियोस बना रहे होते हैं, रोस्टिंग कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और इसी तरह से अपना कंटेंट बनाते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी आइडेंटिटी हो। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ये तो बिल्कुल पानी जैसा है। नहीं, ये पानी ही है बेटा। बीच में ट्रैफिक आ गई, नहीं तो तेरा हाल में बहुत बुरा। शकीला जी क्या कर रही हैं? सब देख। रिसेप्शन पे बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए। हाय चौधरी साहब, मुझसे हसीन खूबसूरत कोई है? डूबा उभरा उभरा डूबा, उलझा सुलझा डूबा। आइए आइए, आ जाओ। मेरा का छोटा है, जरा प्यार से जरा। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। गोल्डन पर्ल का न्यू
WH serum वाला healthy white advanced care moisturizing lotion. Love your skin. हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। वेलकम बैक। मेंटल हेल्थ, आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे होते हैं या हम उसमें बहुत से इश्यूज़ की बात कर रहे होते हैं, हम ग्लोबली देखते हैं, ज़रा हमारे सामने स्टैट्स भी आ रहे होते हैं और ये अच्छी बात है कि इस पर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हुई है, इसकी अवेयरनेस पर काम होना शुरू हुआ है। लेकिन आज हम ज़रा इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं और बिलखुसूस जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उसमें डिफरेंट इशूज़ की बात करते हैं, हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसकी बात कर रहे होते हैं, इसका हमारी ह्यूमन रिसोर्स पर कितना गहरा दबाव, कितना गहरा असर पड़ रहा होता है। इदारों से मुतालिक भी हम ज़रूर बात करेंगे कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, इदारे कितने मुतासर हो रहे होते हैं, प्लस इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी ज़ाहिर होता है। जनरली आप एक परसेप्शन भी डेवलप हो रहा होता है, आपकी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। इस मौजूद गुफ्तगू करने के लिए जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, चूँकि मैंने कहा ना कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स भी उससे इम्पैक्ट हो रही होती है, तो शी इज़ एन HR लीडर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल चेंज मेकर है, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत उस पर गुफ्तगू कर रही होती हैं बहुत से इशूज़ पर। आज हम उनसे ज़रा पहले पूछेंगे स्टैट्स क्या हैं जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। लेट्स वेलकम आतिफा एहसान ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आतिफा बहुत शुक्रिया। आतिफा, स्टैट्स से स्टार्ट करते हैं। जब हम ग्लोबली बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में क्या स्टैट्स हैं? जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, इन इश्यूज की बात करें, डिप्रेशन है, बहुत से और इश्यूज हैं जी। शुएब, जो आपके स्टैट्स कहते हैं ना पाकिस्तान के और WHO के, और जो पाकिस्तान की साइंस हेल्थ इनकी इदारे हैं हेल्थ के जितने भी, उनकी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 में से एक फर्द जो है वो किसी ना किसी तरह मेंटल डिजीज, इलनेस या डिसऑर्डर का शिकार है। इसी तरह हर 10 में से एक शख्स जो है वो प्रॉपर डायग्नोज्ड है डिप्रेशन के लिए। तो अब आप इससे अंदाजा करें कि हर 10 में से अगर एक फर्द और हर 4 में से एक फर्द इस चीज का शिकार है, तो इसके लिए जो आपके पास प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट होने की जरूरत है, वो भी उसी तरह ज्यादा होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी में 5 लाख साइकेट्रिस्ट हैं। ओके, दैट मीन्स कि 4,80,000 अफराद को एक प्रैक्टिशनर मिलता है। इसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है? इसकी वजह नॉर्मली ये कि देखें, एक तो आपने सबीन, एक जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो होता है ना, ट्रेंड होता है, या जो चीज़ बहुत ज़्यादा इन प्रैक्टिस होती है, जिसकी अवेयरनेस ज़्यादा होती है, उन्हीं शोबों में ज़्यादा लोग पढ़ाई भी करते हैं, उसी में ज़्यादा आते भी हैं। समहाउ मेंटल हेल्थ को और मेंटल सिकनेस को एक टैबू बना लिया गया है। जिस तरह हार्ट अटैक का मतलब हार्ट फेलियर नहीं है, इसी तरह हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन का मतलब पागलपन नहीं है। अब वो क्योंकि उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, अदराक नहीं है, लोग जाते नहीं हैं उन डॉक्टर्स के पास, तो इसलिए उन डॉक्टर्स के शायद, जो मुझे लगता है कि उतनी उस तरह से लोग जो फील्ड चुनते हैं तो वो ज़्यादा कार्डियोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, सर्जन बन जाते हैं, न्यूरोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को एंड ऑफ द डे तो यही होता है ना कि उसने पैसे कमाने हैं, या पीडियाट्रिशियन बन जाते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए फिर वो एंड ऑफ द डे इट्स अ मनी मेकिंग गेम ना, या हर एक ने अपनी जाहिर है रिस्क कमाना है, रोजी कमानी है। तो इस तरफ क्योंकि लोगों का उस तरह से अवेयरनेस नहीं है, लोग जाते नहीं हैं, तो आप देख लें कि क्या फिर आपके स्टैट्स क्या कहते हैं कि 5 लाख इज अ वेरी लेस वो और ये नंबर। देखिए जो आपने कहा ना कि हर 10 में से एक प्रॉपर डायग्नोज है डिप्रेशन का, आई मीन ऐसी फिगर है कि जिस पे हमें बात करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से हम इस तरह डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं? स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बहुत सी और मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं हमारे। देखिए शुएब, इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं इसको सम अप करूं और एक कूजे में बंद करूं तो हम कह सकते हैं कि इसके मे बी 5 फैक्टर्स हैं। इसमें पहला जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर आ गया। हर साल, ये मैं 2024 की आपको स्टैट्स बता रही हूँ, हर साल 2024 तक
16 लाख बच्चा इंटर करके पास आउट होता है, इंटरमीडिएट करके, ठीक है। दैट इंक्लूड्स कैम्ब्रिज एग्जाम्स आल्सो, जिसमें तकरीबन 60 से 70 हजार होते हैं, और आपके पाकिस्तान में 28 से ज्यादा बोर्ड्स हैं, उनसे भी बच्चे निकलते हैं, तो टोटल ये तकरीबन 16.5 लाख बच्चा इंटर करके जाता है। वेयर एज आपकी यूनिवर्सिटीज में अकोमोडेट करने के लिए 5 लाख सीट्स हैं। अब बताएं बाकी बच्चा किधर जाएगा, उसकी मेंटल स्टेट का क्या होगा, कंपटीशन किस कदर बढ़ चुका है जी, वो 11 लाख बच्चा किधर जाएगा हर साल। बोर्ड्स ने अब ये स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर ली है कि उन्होंने बच्चों को ज्यादा फेल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आगे एडजस्ट करने के लिए एकेडमिकली उन बच्चों को एब्जॉर्ब और एडजस्ट करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हाँ, चलिए ये तो एक अलग फैक्टर भी है, बिकॉज़ ये आई थिंक इट्स डिबेटेबल कि फेल करना शुरू किया नहीं किया, बिल्कुल, बट ऑब्वियसली सिस्टम को बेहतर होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एकेडमिक प्रेशर हो गया, जिसमें ये एफएससी वाली है, इंटर वाली तो मैंने एक बात की, अगर हम यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं तो उसके और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। फिर आपका दूसरा फैक्टर इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। तीसरा आपका फैक्टर आ जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपके मुल्क में जो रिचेस्ट ब्रैट है ना, वो 10% है, और उस 10% के पास मुल्क का 60% वेल्थ मौजूद है। तो अब बाकी का जो 40% है वो अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के पास है। तो एक तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ठीक है, एक ये फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद जो एक सोशल प्रेशर आ जाता है, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। सोशल प्रेशर की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, उसमें आपकी, मैंने अपने पिछले एक चैनल में इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि हमने एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर दिए सिंपल चीज़ों में भी। बर्थडेज हैं तो थीम्ड बर्थडेज हैं, शादियां हैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं, या वो भी थीम्ड वेडिंग्स हैं। तो मतलब, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ख़वातीन देखी हैं और पेरेंट्स देखे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लोन बैंक से लेकर अपने बच्चों की शादियां की हैं, और बड़े हाई फाई लेवल की हैं। तो और जो अगर हम आखिरी फैक्टर देखें, तो आखिरी फैक्टर उसका ये है कि आपके पास हेल्थ प्रैक्टिशनर्स बहुत कम है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, जो जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अच्छा, मैं सिर्फ फोर्थ फैक्टर पे दोबारा आऊँगा। सोशल मीडिया में जो गैर हकीकी मयार ज़िंदगी, इट्स नॉट जस्ट एक किसी स्पेसिफिक इवेंट का हो जाना, बट जनरली भी हम देखते हैं, और आई थिंक रिसेंटली हमने देखा है, टिकटॉकर्स को भी देखा है हमने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है कि जिस तरह से वो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, और जिस तरह की उनकी शादियां, और वो जैसे हमने बर्थडेज की बात की, या एनिवर्सरीज एंड एवरीथिंग, एंड देन उसका एक प्रॉपर शूट होना, कोई गुब्बारों से उड़ भी रहा है। अब तो मैं बेबी शावर्स का जो शूट देख रही हूँ, एक अजीबोगरीब ट्रेंड्स चल पड़े हैं ना, और ये अनरियलिस्टिक है। देखें, ये फेक लाइफ है जो वहाँ पे नजर आ रही है, और ये ज्यादातर चीजें आतिफा साहिबा ये होता है कि ये तस्वीरों के लिए होती हैं। बिल्कुल, ये उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी नहीं सबीन, होती। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है, और मैं उनको जानती हूँ, उनसे मिली हूँ, जो एक्चुअल में डिप्रेशन से, बहुत शदीद डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ऑल गुड, जबरदस्त किस्म की वो फ्लॉन्टिंग पिक्स हैं, और बड़ी जबरदस्त किस्म की वो लाइफ है। झांक के जिंदगी में उनके तो वहाँ खला है। तो ये चीज जब आपकी यूथ देखती है ना, आपकी जेनजी देखती है, तो वो उनको एक ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कितने डिप्राइव्ड हैं। हर घर की अब ये स्टोरी बन चुकी है। फिर इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, वो देखिए, हम जिस तरह अपने आप को फिजिकली डिटॉक्स करते हैं, इसी तरह डिजिटल डिटॉक्स की भी जरूरत है कि आप, अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया हुआ है, आप 12 में से 11 महीने खाते हैं, 1 महीना आप रोजे रखते हैं, आपकी बॉडी सारा डिटॉक्स करती है ना। इसी तरह खुद को डिजिटल डिटॉक्स करें, आप 2 महीने के लिए अपना सारा कुछ डीएक्टिवेट कर दें, अपना इंस्टा, सोशल मीडिया अकाउंट्स, या एटलीस्ट महीने में कोई 2 दिन ऐसे रख लें जब आप अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट करें। दिन में कोई इस तरह के आवर्स रख लें, क्योंकि एक स्टार्ट ये भी कहता है कि यूथ जो है वो 70% ऑफ आवर यूथ यूजेस मोबाइल बिफोर स्लीपिंग। अच्छा, उससे 40% आपकी स्लीप जो है उसके पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और यहाँ पे इस प्रोग्राम के तवसत से मैं एक चीज़ मदर्स को भी कहना चाहूँगी। इस वक्त ज़्यादा आपकी जो व्यूअरशिप है वो मेरे ख्याल है मदर्स की होती है। अपने घर में बहुत वॉचफुल रहें, अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को, अपने सिबलिंग्स को, अपने अगर कोई स्पाउस है तो अपने स्पाउस को बहुत क्लोजली वॉच करें। अगर कोई आइसोलेट हो रहा है, अगर किसी का टेंशन स्पैम कम हो रहा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा तन्हाई में बैठना शुरू हो गया है, अगर किसी के का इंटरेस्ट लेवल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि दैट पर्सन माइट बी गोइंग इनटू डिप्रेशन।
अगर वो अपने इंटरेस्ट लूज कर रहा है। और यूथ में एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो राइजिंग इशू है डिप्रेशन का, वो 15 से 20% तक ज्यादा यूथ में है। और यूथ में कौन सी एज है? 15 से 24 साल, जो इस वक्त बहुत ज्यादा एक वल्नरेबल सिचुएशन में है, जो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने मुल्क को लेकर चलना है, उन्होंने अपनी फैमिलीज को लेकर चलना है। तो हमने किसको एक टैबू बनाया हुआ है, वी डू नॉट स्पीक अबाउट इट। हमें ऐसे लगता है कि किसी को अगर कह दिया डिप्रेशन है तो कहीं ये अपने आप को पागल ना समझे, या लोग इसको एक मतलब स्टिग्मा बन चुका है ना। और उसमें देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर आप में अवेयरनेस है भी और आपने किसी को अंडरस्टैंड कर भी ले कि अच्छा ये इशू है, और आपने उसको साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास ले भी गए, एक तो आप शेयर नहीं करते आसपास कि कोई इशू है, हालांकि अगर आप शेयर करें तो, और अगर मुनासिब लोग आपके आसपास हो तो वो पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा होता है। और जब आप उससे निकल भी जाते हैं तब भी वो एक होता है ना कि तुम तो ये थे, तुम्हारे साथ तो ये हुआ था, तुम तो ये करते थे, तुमने तो ये किया था, वो निकल आया उससे, he is moved on, तुमने ये किया था। तो ये अवेयरनेस की कमी है ना, और ये इस चीज का हम लोगों को नहीं, मतलब एक फुकदान है हमारे माशरे में। हमें बाकी चीजों का बहुत पता है, लेकिन हमें जिन चीजों का पता होना चाहिए उसका नहीं पता। दूसरी एक और चीज शुएब के देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। हम फौरन साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। देखें, साइकियाट्रिस्ट का काम है वो आपको मेडिसिन देगा, वो मेडिसिन में बेतहाशा सेडेशन होती है। कोई भी मेडिकेशन अभी तक ऐसी नहीं है जो आपके अंदर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के डोपामीन मतलब क्रिएट करना शुरू कर दे और इंसान जो है वो इन द एयर उड़ना शुरू हो जाए। तो वो मोस्टली आपको सेडेशन में सुलाती हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि जहां हमारे बेटे को, बेटी को, भाई को, बहन को, किसी को भी इस चीज से गुजरना पड़ रहा है, टेक देम टू द साइकोलॉजिस्ट, थेरेपी करवाएं, वो ओपन अप हो, घर में भी आप बोलें, उससे बात करें, इमोशनल टॉक्स करें, वो ओपन अप। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादातर जो आपके अंदर से तन्हाई निकलती है या आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होती है, वो तो शेयरिंग से होती है। शेयरिंग से होती है, बिल्कुल। कोई हो जिससे बात हो सकती हो, कोई हो जिसके साथ आप वो गम शेयर कर सकते हो, तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। और बाकी हमारे यहाँ जो है वो गुड लिसनर्स जो हैं वो बड़े कम हमें दिखाई दे रहे होते हैं। मुझे लगता है हर माँ को, हर बाप को बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, ताकि उसकी औलाद समझे। बिल्कुल, हम देखें जेनजी पे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो रही है कुछ अरसे से। हम एक्सेप्ट नहीं ना कर रहे। हाँ, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनमें बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं। सही बात है, पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, बड़ा स्पार्क है, बहुत टू द पॉइंट है, दे नो देयर राइट आल्सो। और वो ऐसे काम कर लेते हैं जैसे बाकी लोग नहीं कर पाते थे। ठीक है, उनमें कुछ इश्यूज भी हैं, तो वो इश्यूज बैठ के बात करने से पूरे होते हैं कि एवरी पेरेंट और एवरी हाउस होल्ड सिबलिंग्स आप प्रोफेशनल लाइफ में सुने। सही बात चीजों को। और इसमें मैं जरूर एक बात ऐड करूंगा कि वो जो हम अभी बात करते हैं कि पहला स्टेप साइकोलॉजिस्ट का है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि जी साइकियाट्रिस्ट ठीक नहीं है या कोई और मसला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देयर आर पीपल जिनको शायद जरूरत पड़ेगी साइकियाट्रिस्ट की, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप साइकोलॉजिस्ट है, और अगर साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है बिल्कुल वो रेफर कर देगा। अच्छा, एक और चीज क्योंकि हम सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से जिस तरह बात करें, आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है कि घर में ये डिस्कशंस होनी चाहिए। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगी आप इन्फ्लुएंसर्स को नहीं रोक सकते, मैं आपको लिटरली सही बात आप, क्योंकि जितनी बात हम कर चुके हैं, जितनी बात कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में करते हैं कि जी ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो शायद उसको रोकना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये डिस्कशंस घर में होनी चाहिए। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त।